नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्लास्टिक रेन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने रेन सुनी है, वर्षा सुनी है, लेकिन हमने एसिड रेन सुनी है, हमने पॉल्यूटेड रेन सुनी है, प्रदूषित वर्षा सुनी है, लेकिन ये प्लास्टिक रेन क्या है, प्लास्टिक वर्षा क्या है, ये क्या कोई शोध का विषय है? तो नहीं, ये शोध का विषय नहीं है, ये वास्तविकता हो गई है कि भाई प्लास्टिक भी वर्षा के तौर पर आसमान से गिर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और ये तो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो इस चीज़ को आज समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि भाई ये क्या होता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जो कि माइक्रो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विश्व भर में क्या इससे पहले हैं और साथ साथ भारत ने इसके लिए क्या चीज़ें करके रखी हुई हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज समझेंगे और आखिरी में देखेंगे इसका क्या उपाय हो सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक वर्षा के बारे में। तो आसमान से जब प्लास्टिक भी वर्षा के साथ आए तो उस चीज़ को क्या कह देंगे आप? प्लास्टिक वर्षा कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स है, यहाँ पर हमने आर्टिकल लिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि वेयर एयरबॉर्न प्लास्टिक्स एवरीवेयर साइंटिस्ट फाइंड। जो साइंटिस्ट है उनको हर जगह क्या मिल रही है? उनको हर जगह एयरबॉर्न प्लास्टिक मिल रही है, मतलब वायु में प्लास्टिक मिल रही है। इसके अलावा प्लास्टिक रेन इज रियल एंड इट्स हैपनिंग, मतलब प्लास्टिक जो वर्षा है वो हो भी रही है, वो वास्तविकता भी है और उसके जो है साक्ष्य भी देखने मिले हैं। कहाँ देखने मिले हैं तो देख लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इनको आप माइक्रो प्लास्टिक बोल सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब क्या है? तो माइक्रो आप पढ़ेंगे तो 10⁻⁻⁶ अगर हम देख लें कि मतलब अगर 1 मीटर का आप 10⁶ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो जो 0 पॉइंट इस तरीके का लेवल जो आएगा आपका, उसको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। तो माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा है और ये बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो मिलेगा कि 1000 टन्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक रेन डाउन ऑन अस नेशनल पार्क्स एवरी ईयर। जो मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके ऊपर एक साल भर में जो माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 1000 मतलब 1000 टन जो है माइक्रोप्लास्टिक वर्षा हो रही है हर साल। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो ये कैसे चर्चाओं में आया? तो ये जो है न्यूजीलैंड के अंतर्गत देखने मिला है इसको सबसे पहले। तो हम उस चीज़ को कवर करेंगे और भी बातचीत होगी यहाँ पे। तो देखिए, प्लास्टिक की धुंध या माइक्रोप्लास्टिक की बारिश कोई शोध या सिद्धांत की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया, एक वास्तविकता हो गई है जो मानव शरीर पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ा रही है। अब देखिए, प्लास्टिक जो है एक ऐसी चीज है जो आसानी से क्या नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है। अब प्लास्टिक अगर समुद्र में पड़ा है तो कई सालों तक उसी में रहेगा, उसका किसी भी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो रहा है। आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आसानी से क्या होते हैं, धरती में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इनको रिसाइकल करना आसान होता है, लेकिन प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रदूषण बनता जा रहा है, समुद्री जीवों के लिए भी, मानव के लिए भी और हर जीवों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो ये जो शोध देखा गया, ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है इस एक सप्ताह प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2020 में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लगभग 74 मैट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक वातावरण से बाहर गिरा, जो 3 मिलियन प्लास्टिक की बोतलों के बराबर है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब सोचिए, मतलब ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि 30 लाख प्लास्टिक की बोतल कहाँ से गिर रही है? आसमान से धरती पर आ रही है। तो ये कितना बड़ा, ऑलरेडी हम इतना सारा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं, साथ साथ ये वर्षा में भी आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा कि भाई वो जो वर्षा है वो भी शुद्ध नहीं है। इसके अलावा किसी शहर की हवा में माइक्रोप्लास्टिक का कुल द्रव्यमान की गणना करने के लिए पीयर रिव्यू अध्ययन सबसे पहले है और इसके निष्कर्ष बताते हैं कि शोधकर्ता नाटकीय रूप से एयरबोर्न माइक्रोप्लास्टिक के वैश्विक प्रसार को कम कर सकते हैं। अब ये जो है, मतलब यहाँ पर एयरबोर्न जो प्लास्टिक था, मैंने आपको वो भी बताया था, वो भी एक रियलिटी हो गया है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि किसी शहर की हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक के जो कुल द्रव्यमान है की गणना करने के लिए पीयर रिव्यू अध्ययन सबसे पहले है। मतलब कि रिव्यू अध्ययन इस तरीके का होता है कि भाई एयर में आप देखते हैं कि भाई SO2 का लेवल क्या है, NO2 का लेवल क्या है, PM10 क्या है, PM2.5 है। तो इसमें प्लास्टिक के भी, माइक्रोप्लास्टिक के भी लेवल्स जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि न्यूजीलैंड के अंतर्गत देखा गया था और इस अध्ययन में 9 सप्ताह की अवधि में 2 नमूनों स्थलों से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में माइक्रोप्लास्टिक के वायुमंडलीय जमाव की जांच की गई और यहाँ देखा गया, इसमें देखिए
कि एक दिन में 1 वर्ग मीटर आप समझ सकते हैं, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में देखा गया, ऑकलैंड के अध्ययन में पाया गया, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ही है, कि भाई 2020 में हवाई प्लास्टिक की औसत संख्या कितनी है, 4885 थी। और लंदन में 2020 में एक अध्ययन में 771, हैम्सबर्ग में 2019 के एक अध्ययन में 275 और 2016 के एक अध्ययन में 110 की तुलना में पेरिस, ये सारी जगहों पे देखा गया। मतलब क्या है कि समय के साथ जो है माइक्रोप्लास्टिक लेवल्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहीं पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि भाई ये माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। जो बड़ा प्लास्टिक है वो टूटकर ये माइक्रोप्लास्टिक में बदल रहा है, तो इसको भी मैं समझाऊंगा कि माइक्रोप्लास्टिक क्या बन रहा है। लेकिन ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि भाई ये जो माइक्रोप्लास्टिक है जब वर्षा के साथ आ रहा है तो वो आपका प्लास्टिक रेन जो है कहला रही है। तो अगर हम बात करें, विसंगति काफी हद तक ऑकलैंड के अध्ययन के छोटे आकार की श्रेणियों को शामिल करने के कारण है, जो पिछले शोध का हिस्सा नहीं थे। अब यहाँ पे ऑकलैंड का जो रिपोर्ट था उसने काफी चौंका के रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अध्ययन के अनुसार जो माइक्रोप्लास्टिक है एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये अब हमारे वर्षा जल, जो वाटर है उसमें, इसके अलावा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में और महासागरों में पाए जाते हैं, जहां सतह के पास 15 से 51 ट्रिलियन कण बहने का अनुमान है। तो इतना ज्यादा जो है अमाउंट में माइक्रोप्लास्टिक्स आपके वर्ल्ड में देखने मिल रहा है। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक शब्द केवल 18 साल पहले गढ़ा गया है। तो मतलब ये शब्द जो है, आप ऐसा देखा है तो बहुत सालों से नहीं चला आ रहा है, ये अभी अभी जो है इसके अंतर्गत, मतलब हार्डली इसमें 2 दशक ही हुए हैं जब से माइक्रोप्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने धीरे धीरे प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जब बढ़ता जा रहा है तो साथ साथ प्लास्टिक के जो रेसिड्यू हैं, अवशेष हैं, वो भी पर्यावरण में बढ़ते जा रहे हैं, वायु में बढ़ते जा रहे हैं। अब जल में आना एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पूरे इकोसिस्टम में मिलता चला जाएगा। इसके अलावा साइंस अलर्ट ने भी बताया था कि प्रत्येक वर्ष औसत मानव अज्ञात स्वास्थ्य प्रभाव वाले प्लास्टिक के अनुमानित लगभग 74,000 कणों का उपभोग करता है। और इस साल मार्च में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को हमारी नसों के माध्यम से बहते हुए पाया है। तो हमारी खून के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। अभी एक हाल ही में अध्ययन हुआ था कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं मां से, उनके अंतर्गत भी क्या देखने मिल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक पहुंच रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक इतने लेवल तक जा रहा है तो वो कैसे इम्यूनिटी देगा? वो तो और ज्यादा प्रदूषण बाहरी रूप से भी कर रहा है और आंतरिक रूप से भी कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई माइक्रोप्लास्टिक क्या है, तो भाई प्लास्टिक का ही छोटा वर्जन है, मतलब प्लास्टिक को ही छोटा कर दिया जाए। कितने स्तर तक? तो 10⁻⁻⁶ तक अगर उसको कर दिया जाएगा तो हमें जो चीज मिलेगी वो माइक्रोप्लास्टिक होगी। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या है? समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक विघटित होते हैं, टूटते जाते हैं और टूटकर माइक्रोप्लास्टिक के सामने आते हैं। इनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक मतलब प्राथमिक, और एक है द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। तो ये छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के ऊपर ब्लीचिंग की जाती है तो उसमें प्लास्टिक के कण होते हैं। कई टी-शर्ट्स के ऊपर या अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो कोटिंग की जाती है, तो उसमें भी छोटे छोटे प्लास्टिक्स होते हैं। रेन कोट्स पहनते हैं, उनमें भी कई तरह के फॉरएवर केमिकल्स, प्लास्टिक के कण देखने मिलते हैं। और माइक्रोफाइबर कपड़ों और अन्य वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में, प्लास्टिक के छर्रों में, प्लास्टिक फाइबरों में पाए जाने वाले माइक्रोबीट्स जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो वो आपके प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। और द्वितीयक जो है वो बड़े प्लास्टिक से टूटकर छोटे प्लास्टिक बनते हैं। ये पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, धीरे धीरे जब हम इस चीज का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपके वातावरण में, इन्वायरमेंट में ये चीजों का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो देखा जाए तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये क्या है। तो ये पानी की बोतलें जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और उन्हीं से टूटता जा रहा है। मतलब कोई प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से ब्रेक डाउन होकर नया प्लास्टिक बन जाए। और ये जो है, अगर हम प्लास्टिक के वो कण होते हैं जिनका व्यास, डायमीटर की बात करें 5 मिलीमीटर के आसपास ये देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इनसे खतरा क्या है, माइक्रोप्लास्टिक से कोई ना कोई तरह का तो खतरा होगा। तो बहुत सारी जगह पे खतरा हो रहा है इनको अगर हम बात करें, ये समुद्र में जा रहे हैं तो समुद्री जीवों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कि नेशनल पार्क जो वन्य जीव हैं उनको भी प्रभावित कर रहे हैं, साथ साथ पर्यावरण का जो स्तर है उसको खराब कर रहे हैं, जो वायु की गुणवत्ता है उसको खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़े स्तर पर जो है हमारे लिए खतरनाक है। इसमें अगर हम बात करें समुद्री मलबा, जो अगर इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें, IUCN के अनुसार हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है। और यही सतही जल से लेकर गहरे समुद्र के तलछट
तक समुद्री मलबे का लगभग 80% हिस्सा है। मतलब जो समुद्र के अंदर गार्बेज मिल रहा है, मलबा मिल रहा है, उसमें क्या है, माइक्रोप्लास्टिक है। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार पिछले 4 दशकों के समुद्र की सतही जल में इन कणों की सांद्रता मतलब डेंसिटी में काफी जो है वृद्धि हुई है। दूसरा, समुद्री जीवन पर भी प्रभाव डालता है। सबसे अधिक दिखाई देने वाले और खतरनाक प्रभावों में सैकड़ों समुद्री प्रजातियों का दम घुट जाता है जब प्लास्टिक उनके अंतर्गत जाता है, उनका जीवन संकट में पड़ना शामिल है। मछली, केकड़े, झींगे जैसे समुद्री जीव इन माइक्रोप्लास्टिक को भोजन के रूप में निगल जाते हैं। फिर उनका जो नर्वस सिस्टम है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें मनुष्यों पे तो प्रभाव है, हम जो है इसके तो डायरेक्ट प्रभाव में आएंगे, क्योंकि हम कितना इस्तेमाल करते हैं, हम वर्षा का जल का इस्तेमाल करते हैं, हम खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, हम कितने सारे प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मनुष्य इन समुद्री जीवों का समुद्री भोजन के रूप में सेवन करते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि एक औसत व्यक्ति 5 ग्राम प्लास्टिक का उपभोग करता है। तो 5 ग्राम हम प्लास्टिक जो है वो खा ले रहे हैं। और जब वो वर्षा के जल में आ जाएगा, मतलब वो वाटर हमें किससे मिलेगा, रेन से मिलेगा। तो बेसिकली हमारी नदियां हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे डैम्स हैं, हमारी जो खेती होती है उसमें भी वर्षा का जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो ग्राउंड में पानी जाता है, उससे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो स्तर है वो और बढ़ा देगा। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक पर अगर हम WHO की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर अभी तक मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन भविष्य में संभावित जोखिम को देखते हुए और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। तो हम फिल्टर वाटर तो आजकल पी रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए वर्षा का जल नदियों में जा रहा है, नदियों का पानी प्लांट्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर भी जाएगा। और 150 माइक्रोमीटर से बड़े माइक्रोप्लास्टिक के मानव शरीर द्वारा अवशोषित होने की संभावना नहीं है, लेकिन नैनो आकार के प्लास्टिक सहित बहुत छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों को अवशोषित करने की संभावना मानव के अंतर्गत बढ़ जाती है। तो वो हमारे शरीर के अंतर्गत भी जाएंगे और फिर हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए, इस पे अलग अलग जो है लेवल पे पहले शुरू की गई हैं, विश्व स्तर पे भी की गई हैं, इसके अलावा भारत में भी की गई हैं। तो कुछ पहलों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो भारत द्वारा शुरू की गई पहलों से पहले मैं थोड़े से कुछ ग्लोबल चीजें बता देता हूँ। ग्लोबल का मतलब है वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो समुद्री कचड़े पर वैश्विक भागीदारी, जिसको कहा जाता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर, जिसको GPML कहा जाता है। तो ये मनीला घोषणा थी, मनीला डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें ये चीज की गई थी। मनीला कहाँ आता है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो मनीला घोषणा में उल्लेखित एक अनुरोध में प्रत्युत्तर में GPML को वर्ष 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो अर्थ समिट होती है, लॉन्च किया गया था। और मनीला घोषणा के तहत 65 हस्ताक्षरों ने उर्वरकों से अपशिष्ट जल, समुद्री कूड़े और प्रदूषण में कमी तथा उसे नियंत्रित करने के लिए नीतियां विकसित करने की प्रतिबद्धता को भी जताया था और पुष्टि की थी। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन में भी इसकी बात की गई थी। इसके अलावा ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में भी इस पर बातचीत की गई थी। इसके अलावा जो है और भी बड़े बड़े स्तरों पर इस पर बात की गई है, जैसे लंदन कन्वेंशन 1972, यहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक और इन सारी चीजों के लिए। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस जो 2018 था, उसमें भारत के अंतर्गत भी ये चीज की गई थी। इसका आयोजन भारत में किया गया था और दुनिया के नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने के लिए बात की गई थी। इसके अलावा प्लास्टिक पैक्ट्स किए गए थे। पैक्ट मतलब समझौते होते हैं जिनमें कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, सिंगल प्लास्टिक को खत्म करेंगे, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हम जो है पेपर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पहल चलती रहती है समाज के अंतर्गत कि भाई कपड़े के बैग का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी चीज जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाए प्लास्टिक की बजाय। तो ये सारे समझौते भी किए गए। भारत के अंतर्गत अगर हम बहुत ही मूल तौर पे देखें तो एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। सिंगल यूज मतलब ऐसा प्लास्टिक जो वापस से रिसाइकल नहीं हो सकता है, तो इन पे किया गया। लेकिन आपने भी देखा है ग्राउंड स्तर पे ये आज भी बिकते रहते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण नियम भी इसके लिए लाए गए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में कहा गया था कि भाई जो प्लास्टिक के कचरे का पृथक्करण है, संग्रहण है, प्रसंस्करण है और ये बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भाई स्थानीय निकाय को जिम्मेदार होना चाहिए, मतलब जो नगर पालिका, नगर निगम है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई जगहों पे इस चीज पे बहुत अच्छा काम किया गया, जैसे कि इंदौर की बात करें, चेन्नई की बात करें, मैसूर की बात करें, यहाँ पे चीजें की गई हैं। क्योंकि देखा जाए होता क्या है कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब जो हमारे जैविक ईंधन है, उनमें से आपका प्लास्टिक एक तरीके से निकल कर आता है। अभी जो है इंदौर के अंतर्गत CNG प्लांट ओपन किया गया है, उसमें ये चीज की गई है
कि जब एक प्रोसेस होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जिसमें जो क्रूड होता है उससे आप अलग अलग चीजें निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, कैरोसिन निकालते हैं, वैसलीन निकालते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों में प्लास्टिक भी निकल कर आता है। मतलब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारे जितने भी क्रूड है, इस क्रूड से हमको पेट्रोल मिल रहा है, हमको डीजल मिल रहा है, हमको कैरोसिन मिल रहा है, हमको वैसलीन मिल रहा है, साथ साथ इसके साथ साथ प्लास्टिक भी आ रहा है। तो इंदौर के अंदर जो प्लांट लगाया गया है उसमें क्या किया जा रहा है, प्लास्टिक को ही वापस जो है क्रूड में बदला जा रहा है। तो ये जो प्लास्टिक है ये परिवर्तित किया जा रहा है वहां पे। तो इस तरीके की पहल कुछ जगहों पे ही शुरू की गई है। तो इससे क्या हो सकता है कि भाई जो समाज में प्लास्टिक है वो खत्म भी हो जाएगा, उससे ईंधन भी बन जाएगा, उससे शहरों में जो है बसें चलेंगी, बहुत सारा जो है सरकारी जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके के स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा अनप्लास्टिक कलेक्टिव जो है ये एक यूएनईपी इंडिया, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उसके भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ और WW इंडिया द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। ये हमारे ग्रह के पारिस्थितिक और सामाजिक स्वास्थ्य के प्लास्टिक्स के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने का प्रयास है कि भाई अनप्लास्टिक कलेक्टिव को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो है सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसके लिए और क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं। तो भाई प्लास्टिक को कम करने के लिए हमारे पास 4 से 5 चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी भारत के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आज की डेट में प्लास्टिक डिस्पोजल्स का यूज किया जाता है, तो इनका यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब कमर्शियल पर्पस है, लोग बाहर भी बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं, हम बाहर भी खाते हैं। तो इनकी जगह पे हमारे पास इंडिया में इतनी सारी चीजें हमारे कल्चर में भी रही हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पहले बनाना लीव्स का इस्तेमाल किया जाता था, केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, दोने पत्तल जो होते थे उनका इस्तेमाल जो है हम डिस्पोजल्स को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितना भी हम जैसे कि वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, इनको क्लॉथ बैग्स में यूज कर सकते हैं, जूट का इस्तेमाल बढ़ावा दे सकते हैं, इससे हमारी जूट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। साथ साथ हम जैसे कि भाई आज की डेट में पानी के लिए अगर हम बात करें, भाई पानी पीने के लिए हम मेटल्स का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जैसे कि भाई तांबे के बर्तनों में पीने से हमारे शारीरिक जो है फायदे भी होते हैं। तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करना चाहिए। धीरे धीरे अगर हम प्लास्टिक बॉटल्स को बॉयकॉट करना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे इनका यूज जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा, और हमारे जो पर्सनल लेवल पे डिस्पोजल्स का इस्तेमाल और कई तरह की पैकेजिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है ये हमारी डिमांड के कारण ही हो रहा है। तो इस पर जो है अगर इंडिविजुअल स्तर पर, मतलब एक तरीके से मानव जो समाज है वो अपने स्तर पर इस चीज में बदलाव लाए, सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही हैं, साथ साथ सोसाइटी में इस तरह की अवेयरनेस लाई जाए तो इन चीजों को कम किया जा सकता है। तो होप माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के ये कुछ कारण आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ जाइए, लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिए, और कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।